नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं फसल उत्पादन कक्षा 12वीं अध्याय 4 उर्वरक फर्टिलाइजर से संपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि 100% एग्जाम में आएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही हम सभी अध्याय के क्वेश्चन आंसर इस चैनल पर डालते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, उर्वरक किसे कहते हैं? वे अकार्बनिक पदार्थ जिनमें खाद की अपेक्षा अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं उर्वरक कहलाते हैं। पोषक तत्व प्रदान करने वाले वे पदार्थ जो कारखानों में बनाए जाते हैं, जिनके प्रयोग से फसल में वृद्धि होती है, उर्वरक कहलाते हैं। ये पानी में घुलनशील होते हैं, अतः इनमें उपस्थित पोषक तत्व पौधों द्वारा शीघ्र ग्रहण कर लिए जाते हैं। कुछ उर्वरक अकार्बनिक भी होते हैं, जैसे यूरिया NH2CO NH2 जो है कार्बनिक उर्वरक है। उर्वरकों का वर्गीकरण कीजिए। उर्वरकों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, इसके अंतर्गत 4 प्रकार के उर्वरक आते हैं। सबसे पहले एमाइड उर्वरक। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाई जाती है, जैसे यूरिया। फिर है नाइट्रेट उर्वरक। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है, जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। अमोनिकल उर्वरक। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में पाई जाती है, जैसे अमोनियम सल्फेट। अमोनिकल एवं नाइट्रेट युक्त उर्वरक। इन उर्वरकों में अमोनिया एवं नाइट्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट। फिर है फास्फोरस युक्त उर्वरक। इन उर्वरकों में फास्फोरस तत्व पाया जाता है, जिनको 3 भागों में बांटा गया है। जल में विलेय उर्वरक। इस वर्ग का उर्वरक पानी में घुलनशील होता है, जैसे SSP सिंगल सुपर फास्फेट और DAP डाई अमोनियम फास्फेट। फिर है पोटास युक्त उर्वरक। इन उर्वरकों में पोटास पाया जाता है, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्लोराइड के रूप में पोटेशियम प्रदान करने वाले उर्वरक, जैसे म्यूरेट ऑफ पोटास। फिर है क्लोराइड के अतिरिक्त पोटास प्रदान करने वाले उर्वरक, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट। नाइट्रोजन की अधिकता से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नाइट्रोजन की अधिकता से पौधों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ेंगे। कल्ले अधिक निकलेंगे परंतु पतले होंगे। पौधे में अधिक वृद्धि होने से पौधे पतले एवं गिरने की संभावना होती है। नाइट्रोजन की अधिकता से फसल देर से पकती है। नाइट्रोजन की अधिकता से पत्तियां अधिक निकलती हैं, लेकिन पौधा कमजोर होता है। मृदा में फास्फोरस की उपयुक्त मात्रा का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जड़ों का विकास अधिक होगा, तने ठोस एवं मजबूत होंगे, दाना मजबूत एवं चमकदार होगा, दाने एवं भूसे की मात्रा में वृद्धि होगी। पौधे में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी के लक्षण जो हैं वो पिछले अध्याय 2 में हैं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। फिर हैं मृदा में उपयुक्त मात्रा में पोटास डालने पर पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उपयुक्त मात्रा में अगर अपन पोटास डालेंगे तो तने कैसे होंगे? मजबूत होंगे, पौधा स्वस्थ होगा। पौधों में सूखा सहन करने की क्षमता अधिक होगी। कंद एवं जड़ों में शीघ्र विकास होगा। क्लोरोफिल का निर्माण ठीक होता है एवं पौधा हरा भरा रहता है। पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। फिर है टॉप ड्रेसिंग एवं बेसिल ड्रेसिंग को परिभाषित कीजिए। तो टॉप ड्रेसिंग, खड़ी फसल में उर्वरक छिड़कने की विधि टॉप ड्रेसिंग कहलाती है, जैसे गेहूं की खड़ी फसल में यूरिया डालना। बेसिल ड्रेसिंग, बुवाई से पहले तथा बुवाई के साथ समान रूप में उर्वरक डालना क्या कहलाता है? बेसिल ड्रेसिंग कहलाता है। इसमें बुवाई के साथ उर्वरक डालते हैं या जुताई के समय खेत में खाद मिला देते हैं। फिर है मिश्रित उर्वरकों से होने वाले लाभ एवं हानियाँ। तो मिश्रित उर्वरकों से कुछ लाभ हानि हुए हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले लाभ, मिश्रित उर्वरकों से सभी प्रकार के पोषक तत्व मृदा में मिल जाते हैं। मिश्रित उर्वरकों का प्रयोग करने से समय की बचत होती है एवं व्यय कम लगता है। मिश्रित उर्वरकों में तत्वों की प्रतिशत मात्रा लगभग समान होती है।
मिश्रित उर्वरकों का प्रयोग करने से समय की बचत एवं परिश्रम कम लगता है। हानियाँ: मिश्रित उर्वरकों का प्रयोग करने से भूमि का पीएच मान एवं भौतिक दशा कैसी बिगड़ जाती है। मिश्रित उर्वरकों के बोरों पर अंक निर्धारित न होने पर फसलों में प्रयोग करने से फसलों के नष्ट होने का डर बना रहता है। मिश्रित उर्वरकों को इच्छा अनुसार नहीं डाल सकते। मृदा या फसल में किसी पोषक तत्व की कमी दिखने पर उसी पोषक तत्व को न डालने पर मिश्रित उर्वरक से हानि होती है। फास्फोरस युक्त उर्वरकों के नाम लिखिए। तो फास्फोरस युक्त उर्वरकों के नाम निम्नलिखित हैं। सुपर फास्फेट, यह बादामी भूरे रंग का पाउडर एवं कण के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग अधिकतर उदासीन मृदाओं में किया जाता है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के उर्वरक आते हैं। सबसे पहले सिंगल सुपर फास्फेट SSP। इसमें जो फास्फोरस की मात्रा रहती है वो कितनी होती है? 16%। फिर है DSP डबल सुपर फास्फेट। इसमें जो फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा रहती है वो रहती है 32। और TSP, इसमें जो फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा रहती है वो रहती है 48। DAP डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस दोनों पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन 18% तथा फास्फोरस 40% पाया जाता है। यह काले एवं हल्के भूरे रंग का दानेदार उर्वरक है। यह वायुमंडल से बहुत कम नमी ग्रहण करता है, अतः इसका भंडारण आसानी से किया जा सकता है। इसका उपयोग सभी प्रकार की फसलों में किया जाता है, लेकिन तिलहनी एवं दलहनी फसलों में अधिक उपयोगी होता है। फिर है यूरिया, क्या है? परिभाषा दीजिए। तो यूरिया NH2CONH2 यह कार्बनिक पदार्थ है जो जल एवं नमी में विलय होता है। यह मृदा में नाइट्रेट तथा अमोनियम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसमें 40% नाइट्रोजन, 20% कार्बन, 26% ऑक्सीजन एवं 6% हाइड्रोजन पाया जाता है। यह सफ़ेद, दानेदार एवं तरल दोनों रूपों में पाया जाता है। इसमें नमी शोषित करने की विशेषता होने के कारण भंडारण में कठिनाई होती है। इसीलिए यूरिया को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां नमी न हो। इसका उपयोग खड़ी फसल में या बुवाई के साथ किया जाता है। फिर है एजोला, क्या है? संक्षिप्त में समझाइए। एजोला यह एक जलीय फंड है जो टेरिडोफाइट समूह के अंतर्गत आता है। यह सहजीवी के रूप में कार्य करता है। यह एक प्रकार का जल के ऊपर समूह बनाता है जिसे जलीय फंड कहते हैं। इसका उपयोग धान की फसल में जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। एजोला में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता अधिक होती है। यह जल में मिलकर कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। यह जलीय फंड जल में डूबी हुई फसल में अधिक उपयोगी होता है। एजोला जलीय फंड का प्रयोग सबसे ज़्यादा चीन, थाईलैंड, मलेशिया तथा वियतनाम देशों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। फिर है BGA ब्लू ग्रीन एल्गे, नील हरित शैवाल। संक्षिप्त में समझाइए। इसको नील हरित जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। यह जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। यह नील हरित शैवाल धान के खेत में पानी भरे हुए स्थान पर वृद्धि एवं विकास के लिए प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग करने से उपज में वृद्धि होती है। फिर है नील हरित शैवाल के प्रयोग से होने वाले लाभ लिखिए। इसके प्रयोग से मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है। इसके प्रयोग से अम्लीय एवं क्षारीय मृदा में भी सुधार होता है। नील हरित शैवाल के प्रयोग से नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादन में भी वृद्धि होती है। इसके प्रयोग से पौधे स्वस्थ एवं जड़ तना मजबूत होता है। एजोटोबैक्टर क्या है? संक्षिप्त में समझाइए। एजोटोबैक्टर यह एक जैव उर्वरक है जिसमें एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया पाया जाता है, जो पौधों की जड़ों को उपनिवेशित करने और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता रखता है। यह गन्ने की खेती के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, क्योंकि यह मिट्टी को जैविक रूप से सक्रिय करता है।
और पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करता है। यह धान, गेहूं, बाजरा, कपास, टमाटर, गोभी, सरसों, सूरजमुखी आदि गैर फलीदार फसलों के लिए उपयोगी होता है। इसके प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता शक्ति में सुधार होता है। यह जड़ों में नाइट्रोजन को स्थिर रखने में सहायक होता है। फिर है राइजोबियम क्या है, संक्षिप्त में समझाइए। यह दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है। यह सहजीवी जीवाणु है जो दलहनी फसलों जैसे अरहर, मटर, चना आदि की मूल जड़ों में पाया जाता है। यह नाइट्रोजन फिक्सेशन जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन एकत्रित करके पौधों को प्राप्त होता है। यह राइजोबियम लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है जो कुछ समय के बाद सड़कर दूसरी फसलों के लिए लाभदायक होता है। राइजोबियम के प्रयोग से होने वाले लाभ: मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि होती है। राइजोबियम रासायनिक उर्वरकों की तुलना में सस्ता मिलता है। राइजोबियम के प्रयोग से उत्पादन में लगभग 15% की वृद्धि होती है। राइजोबियम के प्रयोग से पर्यावरण पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। राइजोबियम के प्रयोग से ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन नामक हार्मोन में वृद्धि होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।